जय हिंद दोस्तों। आज के करंट अफेयर का पहला आपका टॉपिक है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, औरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हाल ही में चर्चा में रहा। चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित किया गया है। अब तक इस औरंग राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। मतलब आप इस राष्ट्रीय उद्यान को एक राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर देखते थे। परंतु हाल ही में असम की जो मंत्रिमंडल है, असम के उस मंत्रिमंडल ने इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल दिया है और उसका नाम कर दिया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। समझते हैं कि इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है और कौन कौन से तथ्य ऐसे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको याद में रखना चाहिए। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके उत्तरी तट पर स्थित है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। और असम का ये सबसे पुराना गेम रिजर्व है। देखिए, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग नहीं है, याद रखिएगा कि ये एक गेम रिजर्व है और असम का सबसे पुराना गेम रिजर्व है, जिसको 1915 में अंग्रेजों के द्वारा गेम रिजर्व के तौर पर अधिसूचित किया गया था। मतलब किसके द्वारा अधिसूचित किया गया था, तो याद रखेंगे 1915 में अंग्रेजों ने इसको एक गेम रिजर्व के तौर पे अधिसूचित किया था। अब यहाँ पे ये समझें कि गेम रिजर्व क्या है। जो जानवरों का अवैध शिकार होता है, तो इसको अवैध शिकार से इसको सुरक्षित रखना है। साथ ही साथ प्रजनन के लिए इसको संरक्षित किया जाता है। उस क्षेत्र को गेम रिजर्व कहते हैं। तो 1915 में अंग्रेजों ने इसको गेम रिजर्व के तौर पर अधिसूचित किया। इसके बाद 1999 में इस राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया। मतलब 1999 की यदि हम बात करते हैं तो इस समय इसको एक राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर अपग्रेड किया, अधिसूचित कर दिया कि अब भाई ये राष्ट्रीय उद्यान होगा और इसका नाम रखा गया राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और 2016 में यदि हम बात करते हैं तो 2016 में इस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के तौर पर भी अधिसूचित किया गया है। मतलब कि असम का औरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो वर्तमान में औरंग नाम से जाना जाता है, इसे 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। और ये जो एरिया है, ये जो असम की बोल सकते हैं कि जो गुवाहाटी क्षेत्र है, वहाँ से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यहाँ पर एक सिंग वाला गेंडा, याद रखिएगा, जो एक सिंग वाला गेंडा है, एक सिंग वाले गेंडे को सुरक्षित रखने की व्यवस्था यहाँ पर विशेष तौर पर की गई है। इसके अलावा यहाँ पर बाघ, हाथी, जंगली सुअर, पिग्मी हॉग, विभिन्न प्रकार की मछलियों के लिए ये प्रसिद्ध माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात सबसे इम्पोर्टेंट जो वो ये है कि यहाँ की स्थलाकृतिक समानताएं और एक सिंग वाले गेंडे की समृद्ध आबादी, एक सिंग वाला जो गेंडा उसकी यहाँ पर समृद्ध आबादी है, इस कारण से इसको मिनी कांजीरंगा भी कहते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, आप तो याद रखिएगा, इसको मिनी कांजीरंगा भी कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि मिनी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसको कहा जाता है, तो औरंग राष्ट्रीय उद्यान को ही कहा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं असम की दोस्तों, तो याद रखना है कि असम में वर्तमान में लगभग 7 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 7 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें सबसे पहले आप याद रखेंगे काजीरंगा। काजीरंगा जो है वो असम का एक इम्पोर्टेंट पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान है। मानस राष्ट्रीय उद्यान के ग्रुप में मैंने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया है, तो आप पुराने कुछ वीडियोज़ की लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस वीडियो के, तो वहाँ जाके आप मानस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान सकते हैं। अभी हमने बात किया औरंग राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये एक इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान रहा। इसके अलावा डिब्रू सेखोवा, तो डिब्रू सेखोवा जो है वो यहाँ का एक और इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसकी भी मैंने यहाँ पर बात की है। इसके अलावा रायमोना असम का एक और राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा है देहिंग पटकई, ये भी असम का एक इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सातों के सातों असम के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक और आपका इंपॉर्टेंट है, जो है योशीहिदे सुगा। ये योशीहिदे सुगा कौन है, जानिए जरा। ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। योशीहिदे सुगा जो है वो जापान के प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनके पद से इस्तीफा देने का कारण ये रहा दोस्तों, तो याद रखिएगा कि जो कोविड-19 की महामारी रही है, उसमें सरकारी प्रबंधन को लेकर लोगों में एक आक्रोश व्याप्त हो गया था। इसको देखते हुए योशीहिदे ने अपना इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, अगर हम बात करें जापान की, तो जापान की जो व्यवस्था है उसमें एक बहुदलीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था? तो याद रखिएगा, जापान में बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था होने के साथ साथ यहाँ पर द्विसदनीय, याद रखेंगे, द्विसदनीय व्यवस्था है। तो बहुदलीय और द्विसदनीय व्यवस्था होने के साथ साथ यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो सिस्टम है वो है
प्रतिनिधि लोकतंत्र, याद रखेंगे यहाँ पर प्रतिनिधि लोकतंत्र है। और प्रतिनिधि लोकतांत्रिक के अंतर्गत हम बात करें तो संवैधानिक राजतंत्र है। इस पूरी व्यवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, तो पूरी व्यवस्था को हम नाम से जानते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, तो ये पूरी इसकी व्यवस्था है। इसके अलावा यहाँ पर याद रखना है कि जापान जो है इसमें सर्वोच्चता के साथ संविधान की सर्वोच्चता है। किसकी सर्वोच्चता है, तो जापान में भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है कि यहाँ पर भी जो शासन व्यवस्था उसमें संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। संविधान को सर्वोच्च मानने के साथ साथ एकात्मक मॉडल अपनाया गया है। किस प्रकार का मॉडल है यहाँ पर, तो व्यवस्था का एकात्मक मॉडल जो है उसको यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है। यदि जापान की शासन प्रणाली की बात करते हैं तो यहाँ की शासन प्रणाली में भी आपको वही 3 प्रकार के अंग दिखेंगे। जैसे कि एक अंग आपका होता है व्यवस्थापिका, दूसरा अंग होता है आपका कार्यपालिका और तीसरा अंग होता है आपका न्यायपालिका। तो शासन में व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों ही इसके इंपॉर्टेंट अंग हैं। लेकिन जैसे कि हम हमारे देश में बात करते हैं राष्ट्रपति हेड होता है, वैसे ही जापान में जो होता है वो सम्राट जो होता है वो प्रमुख होता है। प्रमुख कौन होता है, सम्राट होता है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का और मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है ना। मंत्रिमंडल का और सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। और राज्य का जो प्रमुख होता है वो सम्राट होता है। मतलब यहाँ पर भी राजतंत्र व्यवस्था चलती है। यहाँ पर सम्राट की हम बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा कि सम्राट जो होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। इसको नाम मात्र की शक्तियाँ होती है, क्योंकि वास्तविक शक्तियाँ जो होती हैं वो प्रधानमंत्री में है, सरकार चलाने वाले लोगों के नाम से है। यहाँ की जो विधायिका है, विधायिका बोले तो हम यहाँ की अगर संसद की बात करते हैं तो इस संसद को हम बोलते हैं डाइट। डाइट जो है नेशनल डाइट, ये यहाँ की संसद का नाम है। ठीक है, जहाँ के सदस्य जो होते हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं। सदस्य कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं। और प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है जनता के द्वारा वोटिंग करना। ठीक है, और एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है उसी को यहाँ पर लागू किया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये जापान की पूरी व्यवस्था के बारे में मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बताया कि किस प्रकार की व्यवस्था है जापान में। और हमने इसलिए देखा क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री पद से। अगला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय किसान डेटाबेस। दोस्तों हमारे देश में जो सरकार है, केंद्र सरकार ने अभी अभी राष्ट्रीय किसान डेटाबेस तैयार किया है। 5 करोड़ किसानों, देश के 5 करोड़ किसानों के रिकॉर्ड के साथ ही एक राष्ट्रीय किसान डेटाबेस तैयार करने की योजना चल रही है, जिसमें राज्य भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस से जोड़ दिया जाएगा और दिसंबर तक लगभग 8 करोड़ किसानों को इसमें शामिल किया जाएगा। इस डेटाबेस का उद्देश्य यही है कि इसमें पीएम किसान, पीएम जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, बीमा योजना है, पीएम फसल बीमा योजना है, इन सभी योजनाओं के आंकड़ों को लेंगे और उसको लेकर इसको तैयार करेंगे ताकि किसानों तक उचित मात्रा में जो भी लाभ है वो पहुंच पाए। अगला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है मांडा भैंस। दोस्तों मांडा भैंस हाल ही में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उड़ीसा की ये भैंस की प्रजाति है। याद रखिएगा कि मांडा भैंस जो है उसको राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान जो है आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जो है इसने बोल सकते हैं कि भैंसों की 19वीं अनूठी नस्ल के रूप में मान्यता दी। किसको, मांडा को। मांडा कहाँ की भैंस है, तो याद रखिएगा उड़ीसा की है। इसकी 4 नस्लें होती हैं, बीजापुरी, मोटू, घुमुसरी और खरियार। ठीक है, और भैंस की 2 नस्लें होती हैं, चिल्लिका एवं काला हांडी। भेड़ की एक नस्ल है केंद्रपाड़ा, को पहले ही जो आपका आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो है वो इसके रूप में मान्यता दे चुका है और अब इसके रूप में मांडा भैंस को मान्यता दी गई है। ठीक है, अगर हम मांडा भैंस की बात करते हैं दोस्तों, तो मांडा भैंस का निवास कहाँ है। मांडा भैंस का जो निवास है वो पूर्वी घाट आपका जो पर्वत है, याद रखिएगा कि पूर्वी घाट पर्वत क्षेत्र है। विशेष तौर पर उड़ीसा जो है आपका, उड़ीसा के क्षेत्र में एक कोरापुट क्षेत्र है। कहाँ, कोरापुट क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, तो याद रखना है कि एक पठारी इलाके में निवास करती है। पूर्वी घाट पर्वत का क्या मतलब है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत पर यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है जो पश्चिमी तट के समांतर है, और पूर्वी तट के समांतर यहाँ पर एक कटी फटी श्रेणी है, इसको हम बोलते हैं पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट के क्षेत्र पर विशेष तौर पर ये मांडा भैंस पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ के जो लोग हैं इसका जो प्रयोग है वो जुताई के लिए करते हैं और बुआई के लिए करते हैं, क्योंकि एक
छोटी प्रजाति है, मजबूत है, भैंसें जो होती हैं वो शक्तिशाली हैं, तो जुताई और बुआई के लिए इन भैंसों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर इस भैंस की हम विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो याद रखना है कि ये धूसर ग्रे कलर की होती है, याद रखेंगे, धूसर कलर की या ग्रे कलर की होती हैं। और कुछ भैंसें जो होती हैं वो चांदी के समान सफ़ेद होती हैं, चांदी के समान सफ़ेद रंग की होती हैं। तो चांदी का जैसा रंग जो होता है वैसा ही कुछ भैंसें सफ़ेद चमकती हैं। इस नस्ल की जो विशेषताएं वो क्या है, तो याद रखना कि ये संक्रमणों के लिए प्रतिरोधी होती हैं, मतलब कि विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से ये बच सकती है। इनकी जो प्रतिरोधी क्षमता जो होती है वो ज़्यादा होती है, आसानी से इनको कोई बीमारी नहीं रखती है, बीमारियों की संभावना इनमें कम होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये कम या शून्य इनपुट प्रणाली में जीवित रह सकती हैं, उत्पादन और प्रजनन करने में भी सक्षम होती है। तो इसकी इंपॉर्टेंट बात है किसकी, मांडा भैंस की। इसके अलावा इसका महत्व क्या है दोस्तों, तो याद रखना है कि यहाँ पर राज्य एवं केंद्र सरकार जो है वो उड़ीसा के इस संसाधन जो है इसके उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेगी, ठीक है। और इसके माध्यम से जो दूध है, दही है, घी है, इन को तैयार करवाएगी और कम से कम मूल्यों पर इसको उपलब्ध करवाएगी, ताकि जो भी लोग हैं इससे संबंधित वो इसका लाभ ले सकें, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर कि राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो क्या है, तो ये एक हमारे यहाँ की इम्पोर्टेंट सुविधा है, जिसके तहत हमारे देश में किसी भी प्रकार के जो प्रजाति होती है उनकी आनुवंशिक स्थिति को जानने पहचानने में काम किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपकी ये सभी चीज़ें हैं, ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका डेफ एक्सपो 2022। तो डेफ एक्सपो क्या है, तो इसका 12वां संस्करण जो है गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है। ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित होता है, किसके द्वारा होता है याद रखना है दोस्तों, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। द्विवार्षिक कार्यक्रम के तौर पर इसको रक्षा मंत्रालय आयोजित करता है और इस बार इसमें गुजरात के गांधीनगर पे किया गया है। इसमें कहीं ना कहीं जो आपकी थल सेना है, आपकी जो नौसेना है और आपकी जो वायु सेना है, ये सभी की सभी सेनाएं एक साथ मिलकर मातृभूमि सुरक्षा प्रणाली का प्रदर्शन करती हैं, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो 2022 का ये एक्सपो रहा है, इसका उद्देश्य रहा है रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। याद रखना है कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इस एक्सपो का उद्देश्य रहा है। ये 12वां एक्सपो था, इसके पहले 11वां एक्सपो जो था इसका वो लखनऊ में किया गया था 2020 में, ठीक है। अगला है भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक चंडीगढ़ में। अभी हाल ही में मैंने कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया था स्मोक टावर को लेकर। तो स्मोक टावर जो है वो एक ऐसी व्यवस्था रही है जिसमें कई सारे लेवल्स के साथ हवा गुजरती है, प्रदूषित हवा, और शुद्ध होकर बाहर निकलती है। तो याद रखिएगा कि 2021 में नई दिल्ली के कनॉट पैलेस में देश के सबसे पहले स्मोक टावर का उद्घाटन भी किया जा चुका है। इसके साथ ही नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस घोषित किया गया और इस पर चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन भी किया गया है, ताकि हवा जो है वो सबको प्योर मिल सके, ठीक है। तो इस प्रकार की ये व्यवस्था चंडीगढ़ में की गई है। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। किसी भी प्रकार के अगर आपको डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या फिर ये जो है ये नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके चीज़ों का समाधान ज़रूर दूंगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर से।